गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एक इंग्लिश करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं की तरफ से आपके लिए फिर एक नया सेट लेकर के आया हूं। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल, ये तीनों में काम आने वाला है। प्रीवियस सेट्स में भी हमने जिस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिस तरह हमने एंटोनिम सिनोनिम बनाया, क्लोज टेस्ट बनाया, जिस तरह से मैं हमेशा डिस्कस करता हूं आप लोगों के लिए, सारे वर्ड मीनिंग को डिटेल में बताता हूं, हर एरर को मैं डिटेल से आपको बताता हूं कि कहां पे कौन सा लॉजिक के चलते कौन सा गलत है। इसमें भी आप बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको और कुछ ना कुछ आप सीख के ही जाइएगा। कुछ नहीं तो 5-7 नया वर्ड्स तो मैं ज़रूर सिखा दूंगा आपको, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीएचएसएल, सीजीएल जैसे एग्जाम में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। आइए इन अ क्विक फिक्स इसको बनाते हैं। सेट नंबर 03 फॉर एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल एंड सीजीएल, ठीक है ना। सेट स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड येल। येल मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाना, झल्लाना। झल्लाना या चिल्लाना मतलब समझते हो ना, किसी के भी ऊपर गुस्से में आप बहुत जोर जोर से, बहुत हैवी आवाज़ में, बहुत भारी आवाज़ में, बहुत इंटेंस वॉल्यूम के साथ चिल्लाते हैं, किसी को डांटते हैं, तो उसको कहा जाता है येलिंग। अब कह रहा है कि यल का एंटोनिम क्या होगा, तो चिल्लाना, बहुत जोर से बोलना, चीखना, इसका उल्टा क्या हो सकता है, बहुत धीरे से बोलना, कान में आके बोलना, बुदबुदाना, फुसफुसाना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, ढूंढिए। ऑप्शंस क्या है, शाउट। शाउट मतलब भी दोस्त होता है चिल्लाना, शाउट मतलब भी होता है चिल्लाना। विस्पर मतलब होता है बुदबुदाना, और बुदबुदाना, बुदबुदाना, बुदबुदाना किसे कहते हैं कि चुपचाप से धीरे से कोई कान में आपको बोले या आपके बगल में बैठ के बहुत धीमी आवाज में बोले, दैट इज विस्परिंग। और स्क्रीम और श्रीक, इन दोनों का मतलब होता है चीखना, है ना। बहुत जोर से खींच के किसी चीज के ऊपर, झल्ला के किसी चीज के ऊपर चीख करके बोलना, उसको बोलते हैं स्क्रीमिंग या श्रीकिंग, ठीक है ना। तो श्रीक और स्क्रीम, इन दोनों का मतलब हो गया चीखना। शाउट मतलब भी हो गया चिल्लाना। सही एंटोनिम क्या होगा दोस्त, विस्पर। विस्पर मतलब धीमी आवाज में बोलना या बुदबुदाना। येल मतलब चिल्लाना। चिल्लाना का उल्टा क्या होगा, धीमी आवाज में बोलना या बुदबुदाना। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। कह रहा है पत्र लेखा फिनिश्ड द केक इन द ब्लिंक ऑफ आई। तो पत्र लेखा फिनिश्ड द केक, यहां तक तो गुरु कोई एरर नहीं है इसमें। अब इन द ब्लिंक ऑफ आई, ये एक प्रोवर्ब है, इडियम्स एंड फ्रेजेज में आता है। ये सही एक्चुअली क्या होता है, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। सही प्रोवर्ब यही होता है। क्या है कि पत्र लेखा ने, इसका मतलब क्या होता है कि एक ही झटके में, पलक झपकते ही, मतलब बहुत तेजी से, जिसको कहते हैं कि एकदम पलक झपकते ही ये काम कर दिया। तो पलक का झपकना, झपकना मतलब इसको ब्लिंक करना बोलते हैं। ऐसे जो ब्लिंक होता है पलक, तो इन अ ब्लिंक मतलब एक बार ब्लिंक करके पलक उठा, तब तक मैं पत्र लेखा केक फिनिश कर चुकी थी। तो इसको क्या कहते हैं, बहुत जल्दी, मतलब इतना जल्दी चुटकियों में कि कुछ पता ही नहीं चला, उसको बोलते हैं एक्चुअली। एक्चुअल फ्रेज क्या जाता है, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। तो गलत हो जाएगा, इन अ ब्लिंक ऑफ, इन द ब्लिंक लिखा हुआ है, ऑफ एन आई, ये होना चाहिए था। तो पत्र लेखा फिनिश्ड हो जाएगा। इसमें आप करेक्शन दोनों जगह पे कर लीजिएगा, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ठीक है। तो यहाँ पे इन और ब्लिंक होना चाहिए था। क्लियरली आप दोनों को करेक्ट कर लेना। तीसरा कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आप चाहें तो इन द ब्लिंक अगर आप रखना चाहते हो तो एन को जरूर करेक्शन करना होगा। ऐसे अगर बार दे के आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है या इंप्रूवमेंट दिया जा रहा है तो इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, दोनों चलेगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिलक्टेंट। रिलक्टेंट माने होता है दोस्त सुस्त। सुस्त मतलब क्या होता है, अनइंटरेस्टेड,
अनइंटरेस्टेड, है ना, जिसको किसी भी चीज़ में लगन नहीं हो, जिसमें किसी की चाह नहीं हो, बहुत सुस्ती दिखा रहा हो, कोई बात आप किसी को बता रहे हो, कोई तरीका, कोई रास्ता, कोई उपाय बता रहे हो तो बहुत अच्छे से आपकी बातों को सुन नहीं रहा है, बहुत ही मतलब नेग्लेक्ट कर रहा है, सॉर्ट ऑफ कि इग्नोर मार रहा है, उसको क्या कहते हैं, रिलक्टेंट, सुस्त, अनइंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। तो उसका एंटोनिम कह रहा है। तो सुस्त का जो अनइंटरेस्टेड है, जो बहुत उत्सुक नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड आप में नहीं है, उसका उल्टा क्या है, जो इंटरेस्टेड होगा। अब इंटरेस्टेड के शॉर्ट का कौन सा मीनिंग दिया हुआ है, हेजिटेंट। हेजिटेंट मतलब होता है हिचकिचाने वाला, जो क्लियरली खुल करके आपको अपनी बात नहीं बता सके, जो अपनी बातों को दबा करके रखा हुआ और कंप्लीटली आपको खुल करके नहीं बता रहा हो, उसको हेजिटेंट बोलते हैं। अनसर्टेन माने होता है अनिश्चित, जो कुछ निश्चित नहीं हो। अनविलिंग मतलब होता है अनिच्छुक, जिसको बताने की इच्छा ही नहीं हो, वो चाह ही नहीं रहा है कि हम बताएं। और एगर मतलब क्या होता है, एगर मतलब होता है उत्सुक। उत्सुक मतलब इंटरेस्टेड, कि हाँ कुछ अगर ऐसा होता तो हम जान जाते, कुछ बताने का है, मतलब अंदर से उसके अंदर भावना आ रही है कि इसमें इंटरेस्ट लें, इससे हम कनेक्ट हो जाएं, उसको कहते हैं एगर। एगर मतलब उत्सुक। तो रिलक्टेंट का उल्टा हो जाएगा गुरु, उत्सुक हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कह रहा है, OWS हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं उसको। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, वैसा व्यक्ति जो अपने आप को सही ढंग से स्वच्छंद रूप से क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर सके, अपना एक्सप्रेशन नहीं दे सके, अपने अंदर की बातों को जाहिर नहीं करता हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्त इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट को हिंदी में बोलते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, ठीक है ना। अंतर्मुखी मतलब अंदर की तरफ मुंह होना। अंदर की तरफ मुंह होना मतलब अपने मुंह के, मन के बात को मन में ही रख लेना, बहुत ज़्यादा क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करना। और एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है बहिर्मुखी। और बहिर्मुखी मतलब क्या हो गया, बहिर्मुखी का मतलब हो गया बाहर की ओर मुंह वाला, मतलब जो अपनी बातों को खुल करके क्लियरली एकदम पूरे साफ वे में बता देता हो। नार्सिसिस्ट मतलब क्या होता है दोस्त, नार्सिसिस्ट मतलब होता है सेल्फ ऑब्सेस्ड। सेल्फ OBSSESSED, सेल्फ ऑब्सेस्ड का मतलब होता है जिसको खुद की ही चिंता जरूरत से ज़्यादा हो, हमेशा अपने ही बारे में सोचता रहे, मैं करता रहे हर जगह, मेरा मेरा, मुझे, मेरा क्या, तो उसे कहते हैं नार्सिसिस्ट। और लुनाटिक मतलब होता है दोस्त सनकी। सनकी मतलब बददिमागी, जिसको बोलने का, कुछ काम करने का तमीज़ नहीं हो, बिहेव करने का तमीज़ नहीं हो, उसको बोलते हैं लुनाटिक, सनकी। तो क्या होगा, जो अपने बातों को सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर सका वो कहलाता है अंतर्मुखी, मतलब इंट्रोवर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। अंडरलाइंड सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट क्या होगा, इन अ रिसेशन हिट इकोनॉमी, मतलब वैसी इकोनॉमी की बात कर रहा है जहां बहुत ज़्यादा रिसेशन आया हुआ है, जहां पे बहुत मंदी चल रही है। ऑटोमोबाइल्स इज द मोस्टली अफेक्टेड सेक्टर। अब यहाँ पे दो बातों को देखो, ऑटोमोबाइल्स लिखा हुआ है और सेक्टर लिखा हुआ है, जो कि क्या है, प्रभावित है। अफेक्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कह रहा है ऑटोमोबाइल्स इज द मोस्टली अफेक्टेड सेक्टर। तो ऑटोमोबाइल्स को प्लूरल लेके जाएगा, और प्लूरल लेके जाएगा तो इज के जगह क्या हो जाएगा, आर, ठीक है ना। और मोस्टली नहीं, मोस्टली मतलब होता है अधिकतर, मैक्सिमम। यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो जब सबसे ज़्यादा, अधिकतर वाला मैक्सिमम क्या होता है कि जितना लोग हैं उसमें से मैक्सिमम, मतलब 100 में से 90, 100 में से 99, उसको बोलते हैं मोस्टली। यहाँ पे कहना चाह रहा था कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, मतलब प्रभाव जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ मोस्टली जो एडवर्ब लिखा हुआ है वहाँ पे क्या हो जाएगा, MOST, मोस्ट वाला फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्त, इन रिसेशन हिट इकोनॉमी ऑटोमोबाइल्स आर द मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर।
क्या हो जाएगा, आर द मोस्ट, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 5 क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ड्रॉजी, ड्रॉजी मतलब होता है सुस्त, सुस्त मतलब क्या, नींद की अवस्था में, नींद की अवस्था में, मतलब जिसको बोलते हैं ना हल्का हल्का सुस्त जैसा रहता है, क्लास में आराम से आया, एसी के नीचे बैठ गया, पूरा एक थाल चावल खा के आया उधर से और आके थोड़ा थोड़ा अपना सर हिला रहा है, आराम से झपकी ले रहा है, तो उसको ड्रॉजीनेस फील करना बोलते हैं, सुस्ती फील करना, हल्का हल्का नींद आना जिसमें दिमाग में थोड़ी डलनेस आ जाती है। तो ड्रॉजी मतलब हो गया सुस्त, सुस्ती की अवस्था, नींद की अवस्था में। अब इसका एनोनिम क्या होगा, लाइव, सिनोनिम लाइवली क्या होता है, लाइवली माने जीवंत, जीवंत मतलब एकदम एक्टिव, हंसता खिलखिलाता हुआ, तो सुस्त का तो ये सिनोनिम नहीं हो सकता है। फिर क्या लिखा हुआ है, अलर्ट, अलर्ट मतलब क्या होता है, सजग, जो एकदम से अलर्ट हो, जागृत हो, जो थोड़ा सा भी सुस्ती में नहीं हो, उसको बोलेंगे अलर्ट। स्लीपी मतलब सोया हुआ अवस्था में, नींद वाली अवस्था में, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस अंदर फील नहीं हो रहा, और एक्टिव तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, स्लीपी, ड्राउजी का सिनोनिम हो जाएगा स्लीपी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, द मिडल ईस्ट जॉब मार्केट हैज ऑलवेज बीन अ डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस। मिडल ईस्ट मतलब इधर जो क्या बोलते हैं, कहाँ जाता है लोग, सऊदी अरबिया वगैरह जा रहा होता है, दुबई वगैरह जा रहा होता है, उस क्षेत्र को मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि द मिडिल ईस्ट जॉब मार्केट, मिडिल ईस्ट क्षेत्र का जॉब मार्केट जो है वो भारतीयों के लिए हमेशा कैसा डेस्टिनेशन रहा है। तो डेस्टिनेशन मतलब यहाँ पे देखो, ल्यूक्रेटिव माने होता है लुभावना, लुभावना जो सबको लुभाता है, सब लोग चाहता है कि वहाँ चल जाएं। लग्जरी, तो लग्जरी तो नाउन वाले फॉर्मेट में आ जाएगा, लग्जरियस रहता तो हो सकता था, ये नहीं होगा। वेल्थी हो सकता है, ल्यूक्रेटिव हो सकता है, और कॉस्टली तो नहीं होगा, क्योंकि कॉस्टली मार्केट रहेगा तो उसके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन नहीं होगा। डेस्टिनेशन वो होता है जो सुटेबल होता है, जो आपके हिसाब से होता है। तो कॉस्टली नहीं होगा, लग्जरी नहीं होगा, ल्यूक्रेटिव और वेल्दी, वेल्दी माने धनी और लुक्रेटिव माने लुभावना, तो सबसे अच्छा क्या होगा, लुभावना। वेल्दी कोई मीनिंग जनरेट नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, द मिडल ईस्ट जॉब मार्केट हैज ऑलवेज बीन अ ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस। मिडिल ईस्ट का जो जॉब है, सऊदी अरबिया और उधर यूएई के तरफ का जॉब है, दुबई के तरफ का जॉब, इंडियंस के लिए हमेशा ल्यूक्रेटिव, हमेशा लुभावना रहा है। हर लोग को लगता है कि वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत ज़बरदस्त लाइफ है, वहाँ जाना चाहिए, तो उसी को ल्यूक्रेटिव, लुभावना बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इनॉर्मस, इनॉर्मस का सिनोनिम, इनॉर्मस मतलब होता है दोस्त ह्यूज, इनॉर्मस मतलब होता है जाइजेंटिक, इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अब इसका सिनोनिम देख लो कौन सा होगा, आप खुद ही देख लो। प्यूनी मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा, बहुत कम, निम्न। टाइनी मतलब क्या होता है, छोटा, टाइनी मतलब ये होता है छोटा या सूक्ष्म। ह्यूज मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, ठीक है ना। और पेटी मतलब भी होता है छोटा छोटा, जो छोटे हिस्सों में या जिनको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं माना जाए उसको पेटी, जैसे पेटी क्राइम्स कहा जाता है। जनरली एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट यूज करती है पेटी क्राइम्स वर्ड। पेटी क्राइम्स का मतलब होता है छोटा छोटा, जैसे पॉकेटमारी हो गया, किसी का साइकिल लेके भाग गया, उसको कहते हैं छोटे छोटे क्राइम, छोटे छोटे पेटी क्राइम्स उसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो छोटे अपराध हैं उनको पेटी क्राइम्स कहा जाता है। पेटी मतलब भी छोटा, टाइनी प्यूनी मतलब भी छोटा, ह्यूज मतलब होगा बड़ा, और इनॉर्मस मतलब भी होता है बड़ा। तो इनॉर्मस का सिनोनिम गिवन ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा, ह्यूज। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम।
बी ग्लैड टू सी द बैक, इसको आप कॉमन सेंस से बना सकते हो। बी ग्लैड माने खुश होना, किस बात पे? टू सी द बैक ऑफ, किसी का पीठ, बैक माने पीठ होता है पिछला हिस्सा, तो किसी का पीठ देख के खुश होना। तो पीठ देख के कोई खुश कब होगा? पीठ कब देखोगे? जब वो आपसे आगे जा रहा है, जब वो वापस जा रहा है और आप पीछे हो, आपसे दूर हो रहा है वो आदमी, तभी ना आप उसका पीठ देखोगे। मतलब वो आपसे दूर जा रहा है और आप उसको देख के खुश हो रहे हो कि चलो बला टली, अब निकल गया, भगवान जितना देर से था दिमाग खराब किया हुआ था, अब तो गया, अब राहत का सांस लेंगे। तो बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ का क्या मतलब हो जाएगा? निकाल लो ऑप्शंस में से, तो कौन सा ऑप्शन है? टू बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। देखो ऑप्शन नंबर 4, जब कोई आदमी जाए और आप चैन का सांस लो कि चलो बला टली, दिमाग चाट रहा था अब गया, तो हो जाएगा टू बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, मतलब बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। अगला क्वेश्चन है, देखो 10th में क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए कौन सा बीच में फिलर आएगा? देयर इज नो इंफॉर्मेशन द कंपनीज प्रॉफिट। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें आपको किसी तरह का डाउट हो ही नहीं सकता है। ये इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं कि क्लियरली आप कह सकते हो कि इसमें अबाउट होगा। देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज प्रॉफिट इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट में कंपनी के प्रॉफिट के बारे में किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कायरा हैज अपसेट विथ मी सिंस द एक्सीडेंट। अब देखो सिंस लगाया हुआ और पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है ना दोस्त, इसका मतलब क्या है? ये टेंस जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज नहीं होता, हैज के साथ बीन लगा हुआ होता है। तो क्या हो जाएगा? कायरा हैज बीन अपसेट विथ मी सिंस द एक्सीडेंट। तो कौन सा हो जाएगा? कायरा हैज गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए? अलग से हैज के साथ बीन रहना चाहिए, तब ठीक होता। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, वही गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्त? देखो ये क्लोज टेस्ट आ गया है, तो आ गया है तो मैं पढ़ते जाता हूं, आप ऑप्शन फटाफट बताते जाओ, मैं भी यहां टिक मारते जाता हूं। कहता है यहां से है, यहां से स्टेटमेंट को आप यहां से पढ़ना, ठीक है ना? यहां से कह रहा है स्टीम शिप्स, ये जो है ना, ये वाला जो है वो इंस्ट्रक्शन है, इसको मैं ब्लैक से घेर दे रहा हूं। देखो ये जो है यहाँ तक ये इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है, ठीक है? स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है स्टीम शिप से, ठीक है ना? कह रहा है स्टीम शिप्स वर द फर्स्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1807 माने 1807। कह रहा है स्टीम शिप मतलब स्टीम में चलने वाला जो पानी का जहाज है, पानी में चलने वाला जो जहाज है जो स्टीम से, भाप से चलता है, उसको सबसे पहले अमेरिका में 1807 में तो क्या लाया गया। अब लाया गया के साथ साथ और भी ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्ट और मैन्युफैक्चर्ड। तो अगर मैन्युफैक्चर्ड रहता तो यहाँ पे फर्स्ट के साथ आगे जो लिखा हुआ है कि बाय 1830 डजन्स ऑफ स्टीम वेसल्स वर इन, तो ये ऑप्शन नहीं आता, ये स्टेटमेंट आगे नहीं जाता। ये क्या कहना चाह रहा है कि सबसे पहले स्टीम शिप्स को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ लाया गया? तो 1807 में, 1807 में यूनाइटेड स्टेट्स में। क्योंकि अगर आप लाओगे तो बिल्ट और मैन्युफैक्चर्ड, देखो दोनों लगभग सिमिलर मीनिंग जा रहा है, तो बिल्ट और मैन्युफैक्चर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है कि अगर तुम होगे तो मैं क्यों नहीं, मैं होऊंगा तो तुम क्यों नहीं। और ऐसे भी कॉमन सेंस से लगाओगे तो स्टोरी किस तरह से लिखी जाती है कि किसी भी चीज को सबसे पहले इस साल में यहाँ लाया गया, यहाँ पे यूज किया गया, तो उसके लिए यूज किया जाता है वर्ड इंट्रोडक्शन। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्टीम शिप्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1807। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में 1807 में स्टीम शिप माने क्या हुआ? पानी में चलने वाला, पानी पे चलने वाला वह जहाज जो स्टीम से चलता हो, ठीक है?
बाय द 1830s डजन्स ऑफ स्टीम वेसल्स वेर इन, और 1830 आते आते 1807 में सबसे पहले अमेरिका में आया, और 1830 आते आते दर्जनों स्टीम वेसल्स वेर इन, तो क्या हो जाएगा अगला ऑप्शन 1830 आते आते दर्जनों स्टीम शिप्स क्या थे, तो वेर इन यूज। 1807 में इंट्रोडक्शन हुआ और 1830 आते आते दर्जनों यूज में आ गए थे, मतलब दर्जनों आ गए थे मार्केट में और लोग उसका यूज कर रहे थे। फिर तीसरा कह रहा है दे ऑफर्ड द ट्रेवलर, जो स्टीम शिप है वो यात्रियों को, ट्रेवलर को जो उस पर यात्रा करते थे, घूमते थे, उसको वो ऑफर करते थे। क्या ऑफर करते थे? ट्रांसपोर्टेशन इन कंफर्टेबल फैसिलिटीज। कैसा ट्रांसपोर्टेशन? तो अब आप देख लो, लाइट माने हल्का, स्लो माने धीमा, और लीजरली मतलब फ्री टाइम वाला। तो ये तीनों अगर रहता तब तो कोई इसको यूज ही नहीं करता। कुछ नया चीज आया, उसमें कुछ नया इंपॉर्टेंट चीज होगा तभी ना इसको यूज करेगा लोग, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तभी ना। तो क्या होगा? फास्ट। क्या कर रहा था? बाय 1830 डजन्स ऑफ स्टीम वेसल्स वेयर इन यूज, दे ऑफर्ड द ट्रेवलर फास्ट ट्रांसपोर्टेशन इन कंफर्टेबल फैसिलिटीज। देखो यूएसए में क्या है, अगर तुम वहाँ का टोपोग्राफी, अगर तुम ज्योग्राफी जानते हो तो वहाँ पे सिटीज इस तरह से होते हैं कि बहुत सारा 100-150 घर बना हुआ, उसके बाद फिर एक झील जैसा पानी का जगह है, नदी जैसा है, फिर दूसरे तरफ बना हुआ है। मतलब उनके ज्योग्राफिकल रीजन में पानी से यात्रा जो है, वाटरवेज का यूज, जैसे हम लोग रोडवेज और रेलवेज ज्यादा करते हैं इंडिया में, वाटरवेज इंडिया में बहुत कम है। ऐसा 9 के बराबर जगह है जहां जाने के लिए वाटरवेज का यूज करना ही पड़ेगा, ऐसा 9 के बराबर यहां जगह है। और वहां पे अमेरिका वगैरह में क्या है, यूएसए वगैरह में क्या है कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहां वाटरवेज जरूरत बन गया है, करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बीच में समुद्र या नदी का पानी और उसी के तट पे सब बसे हुए हैं। तो वही कह रहा है कि दे ऑफर्ड द ट्रेवलर फास्ट ट्रांसपोर्टेशन इन कंफर्टेबल फैसिलिटीज और वेलकम, एक स्वागत योग्य। तो स्वागत योग्य कार्य होता है, और स्वागत योग्य कार्य को क्या कहेंगे? स्वागत योग्य साइन, चिन्ह नहीं होगा, सिग्नल नहीं होगा, अल्टरनेटिव नहीं होगा, क्या होगा? जेस्चर। जेस्चर मतलब होता है, जेस्चर मतलब होता है आपके तरफ से दिया गया अभिवादन, आपके तरफ से दिया गया इशारा, आपके तरफ से दिया गया अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, उसको कहते हैं जेस्चर। तो फैसिलिटीज और वेलकम जेस्चर, एक अभिनंदन के रूप में, वेलकम के रूप में कि आइए और हमारे यहाँ आप स्टीम शिप्स का आनंद लीजिए, जो कि फास्ट और कंफर्टेबल यात्रा रहेगी आपकी। टू स्टेज कोच ट्रेवल, किस लिए? जिससे कि ट्रेवल बहुत आसान हो और लोग उसको ज़्यादा पसंद करें। विच एट बेस्ट कुड बी डिस्क्राइब्ड अस, जिसको कि सबसे अच्छा किस रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है? तो विच एट बेस्ट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज, क्या लिख सकते हो इसको? फॉर्चुनेट, कि रेस्ड, की एडमिरेबल, की वर्दी। फॉर्चुनेट माने होता है भाग्यशाली, तो भाग्यशाली वाला कुछ ऐसा बन नहीं रहा है कि अपना जो यात्रा करने वाला लोग हो अपने आप का भाग्यशाली समझेगा। रेस्ड मतलब होता है खराब, बेहुदा, टूटा फूटा हुआ, ठीक है ना। और एडमिरेबल मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, प्रशंसा करने लायक। और वर्दी मतलब होता है किसी चीज के लायक, किसी चीज के लायक। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वर्दी। टू स्टेज कोच ट्रेवल विच एट बेस्ट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज वर्दी, जिसको कि कहा जा सकता है कि नहीं, हाँ हम इस पे यात्रा किए तो ये दिस वाज वर्थ ट्रेवलिंग इन द स्टीम शिप्स, कि हमारी यात्रा अच्छी रही, हमारा पैसा वसूल रहा। वर्दी को आप आम बोलचाल की भाषा में पैसा वसूल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लोज टेस्ट खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 पे 12(1) कहाँ से लिख रहे हो? ये नंबर तो है ही नहीं। 12 का 1 कहाँ से? अंकिता आप क्या लिखना चाह रहे हैं? एक दफ़ा आप फिर से लिखेंगे नीचे कमेंट में, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। (11.1) 11 का 1, अच्छा ये कहना चाह रहा है। 12(1) कहाँ से लिख रहा है? ये तो
ये नंबर तो है ही नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपके क्वेश्चन को अंकिता, आप फिर से टाइप करो अपना क्वेश्चन, तो जो मैं कुछ समझ पाऊँ तो एक्सप्लेन करूँगा। तब तक क्वेश्चन नंबर 17 देख लेता हूँ, आप भी देखो। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। वंस बीटेन ट्वाइस साई, एक फ्रेज है। कॉमन सेंस क्या कहता है, इसका मीनिंग निकालेंगे तो एक बार जिसको काटा गया, बाइट, BIT, बाइट माने काटा जाना, कोई भी काटता है, कुत्ता काट लिया या कोई ऐसा जानवर काट लिया, कोई भी दांत लगा के काट लिया तो उसको बाइट करना बोलते हैं। तो एक बार बाइट किया गया। और शाय मतलब क्या होता है, शर्माना माने किसी चीज से बचना, संकोच करना। संकोच करना मतलब होता है बचना। तो एक दफा काटा और 2 दफा आप बच रहे हो, मतलब क्या हुआ कि आप अगली दफा उसको काटने का मौका देना नहीं चाह रहे हो, मतलब आप अलर्ट हो जा रहे हो। तो क्या होगा, हिंदी में हमारे यहाँ एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इंग्लिश वर्जन उसका लगभग यही हो जाएगा। जो दूध से एक बार जल गया मतलब जिस गलती से आपको एक बार दुष्परिणाम भोगना पड़ गया, जिस गलती के कारण आपको एक बार पनिशमेंट मिल चुकी है, वो गलती आप दोबारा करना नहीं चाहेंगे। आप उससे दोगुना फर्क रखेंगे, दोगुना दूरी बना के रखेंगे। एक बार काटा गया और दोगुना संकोच कर रहा है, मतलब किसी गलती को किसी काम को करने से अगर आपको भुगतान भरना पड़ गया, जुर्माना देना पड़ गया, दिक्कत हो गया आपको, तो आपसे आप उससे 2 कदम अब पीछे चलेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, अब ऑप्शंस को पढ़ो। देखो, टू कीप समथिंग प्रेशियस सेफली मतलब किसी मूल्यवान चीज को सुरक्षित रूप से रखना, नहीं, ये गलत है। समवन हु इज अफ्रेड ऑफ टेकिंग चैलेंजेज, वैसा व्यक्ति जो चैलेंज लेने से डरता है, नहीं। एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस इंड्यूसेस कॉशन, ये सही ऑप्शन होगा इसका कि एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस मतलब वैसा एक्सपीरियंस जो आपके लिए अनप्लीजेंट, अच्छा नहीं रहा, खराब रहा। और खराब एक्सपीरियंस से क्या पैदा हुआ, कॉशन। कॉशन मतलब सजग रहना, अलर्ट रहना, अलर्टनेस। तो क्या हुआ कि एक बार की गई गलती से जो अनप्लीजेंट है, जो गलती हो गया, उसको देख के दोबारा अलर्ट रहना। इसी को कहते हैं दूध का जला छाछ फूक के भी पीता है, और इसी को कहते हैं वंस बीटेन ट्वाइस शाय। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि वैसा कुछ भी जो एक गलती के बाद दोबारा उसी गलती को नहीं करता है और उस गलती से अलर्ट रहता है, उसको कहते हैं वंस बीटेन ट्वाइस शाय। अब कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्टली तो एकदम आसान है, न्यूक्लियर में लिख ही देता हूं, NUCLEAR। न्यूक्लियर कौन सा है, NUCLEAR, तो ये हो गया न्यूक्लियर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स एस्ट्रोनॉमी कहलाता है दोस्त, ये कहलाता है NOMY। आर्कियोलॉजी क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी जुड़ा हुआ है पुरातत्व वाली चीजों से। पुरातत्व मतलब पुराने, पुरातत्व विज्ञान जो होता है उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। और एनाटॉमी क्या होता है, आदमी का विज्ञान जो होता है ना, मतलब जीव विज्ञान का एक पोर्शन है एनाटॉमी, जिसको मानव विज्ञान या आदमियों का विज्ञान बोल सकते हो। और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी माने क्या होता है, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान, खगोल किसको कहते हैं, खगोलीय, जो रिलेटेड टू स्टार्स एंड प्लैनेट्स। एंड एस्ट्रोलॉजी किसको कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं जो भविष्य जानने वाला बात कहता है, जो तारों को देखकर और आपका हाथ देखकर आगे की बात बताता हो, उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर नोन एज एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन हो जाएगा, नहीं उसका जो आप कह रहे हो ऑप्शन, वो ऑप्शन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स एंड अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो एस्ट्रोनॉमी को स्टडी बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी को नहीं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हाइजीन। अब आप बताओ हाइजीन कैसे लिखते हैं, हाइजीन
हाइजीन का स्पेलिंग आप बताओ कैसे होगा, HYGENE? नहीं, ये होता है HYGIENE, 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 हाइजीन, HYGIENE। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द मेथड बाय द टीचर इज वेरी टेडियस। टेडियस किसको कहते हैं? टेडियस। अब आप टेडियस को कहोगे, हिंदी अगर शुद्ध इसका हम बताएं तो इसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा माने होता है कठिन, समझ गया ना? कठिन माने मुश्किल, सीधा नहीं, मतलब जिसको करना आसान नहीं हो। तो टीचर के द्वारा बताया गया मेथड क्या है? टेडियस है। बताया गया मेथड ना, टीचर के द्वारा बताया गया मेथड, तो यहाँ पे क्या होगा? रिगार्डेड नहीं, रिमाइंडेड नहीं, अलाउड नहीं, क्या होगा? सजेस्टेड, सॉरी, सजेस्टेड मतलब क्या होगा? सजेशन किया हुआ, मतलब टीचर ने जो मेथड सजेस्ट किया है, जो तरीका बताया है टीचर ने किसी चीज को सॉल्व करने का, वो तरीका कैसा है? टेडियस, टेढ़ा मेढ़ा, कठिन है। ठीक है ना? ट्वेंटी 22 क्या होगा? एवरी बुक इज रोट बाय रस्किन बॉन्ड इज अ मास्टरपीस। कह रहा है कि रस्किन बॉन्ड एक ऑथर का नाम है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया प्रत्येक किताब क्या है? मास्टरपीस है। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया, पैसिव वॉइस जा रहा है, और पैसिव वॉइस में होता है हमेशा V3, तो रोट नहीं होगा, क्या होगा? रिटेन। एवरी बुक रिटेन बाय रस्किन बॉन्ड इज अ मास्टरपीस। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 22 का। 23 देख लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है प्लेनेट्स डू नॉट हैव लाइट देयर ओन, मतलब प्लेनेट्स का, ग्रहों का अपना खुद का लाइट नहीं होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑफ देयर ओन। ऑप्शन नंबर 3, इसमें प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा। किसी का होना, रिलेशन बताने के लिए, कनेक्शन बताने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए हम लोग जनरली प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा प्लेनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, ग्रहों का लाइट खुद का नहीं होता है, किसका होता है? वो सन रेज को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। 24th कह रहा है इट इज नॉट फॉर नथिंग दैट मुंबई इज टॉक्ड अबाउट एज द बेस्ट कॉस्मोपॉलिटन ऑफ इंडियन सिटीज। कह रहा है बेस्ट कॉस्मोपॉलिटन ऑफ इंडियन सिटीज, और यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? कह रहा है कि इज टॉक्ड अबाउट एज। ठीक है, अब इज टॉक्ड अबाउट एज को कैसे इंप्रूव करोगे? तो इट इज नॉट फॉर नथिंग, ऐसा नहीं है कि बिना मतलब का मुंबई को क्या कहा जाता है? द बेस्ट मेट्रोपॉलिटन ऑफ इंडियन सिटी। जितने भी भारतीय शहर हैं उसमें से बेस्ट मेट्रोपॉलिटन मुंबई को कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है, कुछ ना कुछ इसमें कारण है। अब स्टेटमेंट में आपको करेक्शन देखना पड़ेगा कि इंप्रूवमेंट होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो वहां पे जो लिखा हो रहा है टॉक्ड अबाउट एज, उसको हम क्या कह सकते हैं? तो मुंबई इज टॉकिंग होगा नहीं, आर टॉक्ड होगा नहीं, क्योंकि मुंबई क्या है? मुंबई सिंगुलर बनेगा, शहर का नाम है। वाज टॉकिंग होगा नहीं, तो क्या होगा? इज टॉक्ड अबाउट एज, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ऐसे ही नहीं, मुंबई को इंडियन सिटीज का, इंडियन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है उसमें बेस्ट सिटी कहा जाता है, इज टॉक्ड अबाउट एज। और आखिरी क्वेश्चन कर रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विथ हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री। यहाँ पे हर पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया है ना, पजेसिव एडजेक्टिव पजेशन दिखाने के लिए, तो एडजेक्टिव के साथ क्या यूज होगा यहाँ पे? नाउन, और नाउन को लिखेंगे क्या? ANGER, एंगर।
ठीक है ना। तो ये गलत है। अब ये वाला पोर्शन किधर है, देखो ऑप्शन नंबर 4 में है, यहाँ पे एंग्री लिखा हुआ है। एंग्री के जगह पे क्या होना चाहिए था, एंगर। गुस्सा के चलते उसके साथ कोई भी चीज डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। गुस्सा मतलब एंगर, और एंग्री क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जब गुस्सा किसी नाउन के साथ चला आता है तो नाउन बन जाता है एडजेक्टिव, ही बिकम्स और सी बिकम्स एंग्री। तो यहाँ पे एंग्री नहीं होगा, एंगर होगा, ठीक है ना। तो आई थिंक दिस वर ऑल। आज का सेट 25 क्वेश्चंस का था। अंकिता, आपका वो जो आप क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या पॉइंट आउट किए थे, 12 का 1 का नंबर है ही नहीं तो आएगा कैसे, वो आप फिर से कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा। और अगर यहाँ पे आप रहते हैं, हाँ यहाँ की स्टूडेंट आप हैं, तो आप नीचे हमसे आके डिस्कस कर सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर आज के लिए आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली एंड विथ अटर what we can say with the best meaning in every best possible way that you will make you understand। तो आप अगले सेट में भी आइए और अगले सेट में जुड़िए, कुछ ना कुछ नए वर्ड सीखेंगे, कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन सीखेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़िए। ऑल द बेस्ट।